बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला और उसके टाइप। ये चैप्टर जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये हमसे आधा रह चुका था, तो अब इसमें जो भी टॉपिक बचता है इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो केमिकल फार्मूला का अगर हम सिंपलेस्ट डिफिनीशन देखें तो ये क्या है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। जब हम किसी कंपाउंड को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, उसी सिंबॉलिक फॉर्म को उसका केमिकल फार्मूला कहा जाता है। या इसका डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है उसके अंदर जो एटम्स या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको जब हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें तो उसके रिज़ल्ट में जो चीज़ बनता है उसी को हम केमिकल फार्मूले का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने लिख दिया एक कंपाउंड और वो है वाटर। ये क्या है, वाटर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपाउंड है। अब इसको हम जब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें तो इसे जो चीज़ बनता है उसे केमिकल फार्मूला कहा जाता है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है H2O। तो ये हमने क्या कर दिया, एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया किस चीज़ को, वाटर को, जो कि एक कंपाउंड है। तो अब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या कहलाता है, इसको केमिकल फार्मूला कहा जाता है। या इसका हम डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स या एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको जब हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें तो इसे क्या कहा जाता है, केमिकल फार्मूला। तो अब ये एक कंपाउंड है और इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। तो इनका हमने क्या कर दिया, इनको हमने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है इस वाटर कंपाउंड का, इसे कहा जाता है केमिकल फार्मूला। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, हमने एग्जांपल ले लिया ग्लूकोज का, जो कि क्या है, एक कंपाउंड है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह हो जाएगा, मतलब इसका केमिकल फार्मूला। तो ग्लूकोज बना होता है किस चीज़ से, C6H12O6, मतलब 6 कार्बन एटम और इसके अलावा 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम। जब ये एटम आपस में कंबाइन हो जाएं तो इनके रिज़ल्ट में जो कंपाउंड बनता है उसे कहा जाता है ग्लूकोज। तो अब ये क्या है, ग्लूकोज का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको ग्लूकोज का फार्मूला कहा जाता है। तो ये हो गया केमिकल फार्मूला। अब इसके अलावा ये केमिकल फार्मूला जो है ये हमें चंद इन्फॉर्मेशन भी देता है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये देता है कि ये हमें बताता है कि ये कंपाउंड जो बन चुका है ये कौन से एलिमेंट से बन चुका है। उन एटमों के बारे में भी ये क्या कर देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज ये किन चीज़ों से बन चुका है, कार्बन से बन चुका है, हाइड्रोजन से बन चुका है, इसके अलावा ऑक्सीजन से बन चुका है। इस तरह वाटर जो है ये किस चीज़, हाइड्रोजन से बन चुका है और ऑक्सीजन से बन चुका है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें ये किस चीज़ के बारे में देता है, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स के बारे में जिनसे ये कंपाउंड बन चुका है। इसके अलावा ये हमें उनके नंबर के बारे में भी बताता है कि ये एटम्स या एलिमेंट्स जो हैं इनका तादाद इनके अंदर कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देखें तो इसके अंदर 6 नंबर जो हैं ये कार्बन के पाए जाते हैं और इसके अलावा 12 हाइड्रोजन पाए जाते हैं और इसके अलावा 6 ऑक्सीजन के, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसी तरह ये मालूमात भी देता है कौन, केमिकल फार्मूला। अब ये केमिकल फार्मूला जो है ये 2 टाइप का होता है। तो वो कौन कौन से टाइप है, फर्स्ट वन है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसका डिफिनीशन वगैरह किस तरह है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है। ये क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर या इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद है, उनकी तादाद कितनी है। तो ये हमें बताता है कौन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये कौन से कंपाउंड के लिए लिखा जाता है, तो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं उनका जो फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला, उसी फार्मूले को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है।
तो मतलब कोवेलेंट कंपाउंड को किन फार्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। इसके हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है बेंजीन। बेंजीन हमने ले लिया, ये क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C6H6। तो ये क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है और इसका ये फार्मूला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके अलावा नेक्स्ट वन जो है हम लेंगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज। तो इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये हमने दो एग्जाम्पल ले लिए किस चीज़ के, कोवेलेंट कंपाउंड के, और इनका ये फार्मूला जो है ये क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जहन में याद रखें कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं उनको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स या आयन्स मौजूद हैं उनके बीच में ये क्या करता है, हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दिखाता है। ये क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स और आयन्स दिखाता है जो कि एक कंपाउंड में मौजूद होते हैं। ये क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, उसके अंदर या तो एटम मौजूद हो या आयन मौजूद हो, तो उन एटम्स या आयन के बीच में यह हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दिखाता है। यहाँ पे ये होल नंबर रेशो से मुराद क्या है, मतलब ये रेशो जो होगा ये डिसिमल में नहीं होगा, मतलब ये इशारिया वगैरह में नहीं होगा। तो ये तो हो गया सिंपल सा डिफिनीशन किस चीज़ का, एम्पिरिकल फार्मूला का, कि ये हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दिखाता है बिटवीन एटम्स या आयन जो कि किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद हो। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला दो टाइप का हो सकता है। ये किस तरह हो सकता है, ये दो टाइप का हो सकता है। एक एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी लिख सकते हैं, फॉर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। एक तो हम इसको कोवेलेंट कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं, और दूसरा जो होता है एम्पिरिकल फार्मूला ये आयोनिक कंपाउंड के लिए भी लिखा जा सकता है, आयोनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, कि कोवेलेंट कंपाउंड के लिए किस तरह एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जा सकता है। अगर बेंजीन का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, बेंजीन का बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह होता है, C6H6। अब इस फार्मूले को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिख दें, मतलब होल नंबर रेशो में लिख दें, तो ये बेंजीन का फिर क्या कहलाया जाएगा, ये बेंजीन का फिर ये एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह सिंपल कर सकते हैं, इसको हम इस तरह सिंपल कर सकते हैं कि इसको हम CH की फॉर्म में लिख दें। क्या कर दें, इसको 6 पे डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ पे 1 1। अब ये होल नंबर रेशो है, मतलब डेसिमल में तो नहीं है। तो अगर हम इस तरह लिख दें तो अब ये फार्मूला क्या हो जाता है, ये बन जाता है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और बेंजीन। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम ये आयोनिक कंपाउंड के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लें किस चीज़ का, ग्लूकोज का, तो उसका फार्मूला किस तरह होता है, ग्लूकोज C6H12O6। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और इसके अलावा O।
तो अब ये इससे सिंपल नहीं हो सकता। अगर हम इसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में ले जाएं तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला किस फॉर्म में होता है? होल नंबर रेशो में होता है, मतलब ये डेसिमल में नहीं होगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है उनके लिए दोनों फार्मूले लिखे जा सकते हैं। उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उनका होता है और इसके अलावा उनका एम्पिरिकल फार्मूला भी हो सकता है। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। वो कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल H2O मॉलिक्यूल ले लें। तो अब ये क्या है? अब ये कोवेलेंट कंपाउंड जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। अगर हम इसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में ले जाएं तो फिर ये ऑक्सीजन जो है ये डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दिखाता है, तो फिर ये डेसिमल में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सेम हैं। तो बाज़ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं उनको एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं आर represented by empirical formula। ये पॉइंट आप लोग जहन में याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं उनको एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसके लिए एक स्पेशल नाम यूज़ किया जाता है जो कि है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसके लिए स्पेशल नाम यूज़ किया जाता है फार्मूला यूनिट। आयोनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें NaCl का, NaCl कंपाउंड का, NaCl कंपाउंड, तो ये कंपाउंड जो है इसके अंदर ये NaCl जो हैं आयन, तो NaCl कंपाउंड जो है इसमें ये Na और Cl आयन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक Na पॉजिटिव आयन मैंने लिख दिया, तो ये आयन जो है ये सिक्स साइड से कुछ इस तरह, ये हो गए 4 साइड, एक इसके पीछे होगा और एक ऊपर साइड में, इसी तरह 6 साइड से एक Na आयन जो होता है ये अटैच होता है किस चीज़ के साथ? Cl आयन के साथ। तो इसी तरह ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाया जाता। एक क्रिस्टल के अंदर तकरीबन कितने आयन्स मौजूद होते हैं? Na32 और Cl32, इतने आयन्स एक क्रिस्टल के अंदर मौजूद होते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो अब इसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पूरे क्रिस्टल को हम एक सिंपल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, होल नंबर रेशो में Na और Cl, ये हो गया इसका होल नंबर रेशो। अब इसको मज़ीद 1 से नीचे नहीं ले जा सकते इसको, क्योंकि फिर ये डेसिमल तक पहुंच जाएगा। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होता है। तो अब ये क्या है? ये है एक फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड के लिए। अब इस फार्मूला यूनिट को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हम क्या किस जगह तक पहुंच जाएंगे? हम पूरे क्रिस्टल तक पहुंच जाएंगे, क्रिस्टल तक NaCl का जो एक क्रिस्टल है उसकी तरफ पहुंच जाएंगे। तो फार्मूला यूनिट क्या होता है? ये किसी आयोनिक कंपाउंड का एक सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट
रिपीटिंग यूनिट होता है आयोनिक कंपाउंड का। जब हम इस एक यूनिट को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हम Na32 Cl32 तक पहुंच जाएंगे। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनको एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। और आयोनिक कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसके लिए स्पेशल नाम कौन सा यूज़ किया जाता है? फार्मूला यूनिट। ये चीज़ें आप लोग जहन में रखिए, ये ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें अब समझ में आ चुके होंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अब लास्ट में एक पॉइंट और है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसको हम निकाल सकते हैं किसके ज़रिए? एम्पिरिकल फार्मूला से। और ये किस तरह? इसके लिए कुछ इस तरह इक्वेशन लिखा जाता है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ये nth नंबर ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हमें पता नहीं है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल सकते हैं। कैसे? इसको मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया MF, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये n जो है यहाँ पर, ये किस चीज़ के बराबर होता है? n इक्वल होता है, n किस चीज़ के इक्वल होता है? n इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, यहाँ पे जगह कम है इसलिए। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है H2O2 का, ये आता है 34। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर आप लोग निकाल दें, मतलब ये फार्मूला जो है H और O, इसका आप लोग क्या कर दें, फार्मूला मास निकाल दे तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। तो ये आता है 17। तो अब इस दोनों को आपस में डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? इनसे आ जाएगा 2। तो अब ये 2 जो है इसको फार्मूले में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। n की वैल्यू को पुट करने से हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। किस तरह? ये हो गया n की वैल्यू 2 और एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या है? H और O। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा H2O2। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये इक्वल होता है nth नंबर ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये था छोटा सा लेक्चर अबाउट केमिकल फार्मूला और उसके टाइप। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।